बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा, यू कैन आस्क। जी बेटा, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लें, जब तक बाकी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं हमारे पास। जी ज़हीर, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा, पूछ लें। नहीं सर, वो हो गया था। हो गया था क्लियर? चलें, अगर फिर भी कोई जी मसला हो तो बेटा पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा था, और उसके बाद फिर आज कुछ मजीद डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ जो है न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, सीडीएस स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो हमेशा रिमेन फिक्स रहती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो विद द प्रोडक्शन लेवल आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। इसकी मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी दी थी आप लोगों को। आई थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अब आगे हम मूव करेंगे फर्दर। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बेटा मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर भी दी थी, अगर आपको याद हो तो। ये में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, मैं बेसिक सिर्फ इनकी वन लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपको अगर बार बार हम कहते हैं अगर ऑनलाइन पेपर आया तो हो सकता है छोटी छोटी चीजें आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशन के तौर पे पूछी जा सकती है कि 2-2 नंबर की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट यूनिट बेटा सिंपल सिंगल यूनिट होता है आपका, उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जिस जो यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बॉल पॉइंट आपका जो उसकी जो कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो बॉल पॉइंट की कॉस्ट यूनिट होगी। अगर आप बोटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो बोतल की कॉस्ट होगी वो आपका कॉस्ट यूनिट होगा। यूनिट मीन सिंगल यूनिट, सिंपल सी बात है। कॉस्ट सेंटर क्या होगा बेटा? कॉस्ट सेंटर वो एरिया होगा जहां पे आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैक्ट्री की एग्जांपल ले लें, आप अगर किसी फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो फैक्ट्री होगी उसकी सारी की सारी जो कॉस्ट होगी वो आपका कॉस्ट सेंटर होगा। उसके अंदर आपके जिस तरह आप नीचे एग्जांपल देख लें, वर्कशॉप है, अगर कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वर्कशॉप की जो कॉस्ट होगी वो आपका कॉस्ट सेंटर होगा। यानी अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो आपका कॉस्ट यूनिट होगा, और अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे तो ओवरऑल फैक्ट्री के अंदर जितनी भी कॉस्ट होंगी वो आपकी कॉस्ट सेंटर होगा आपका। रेवेन्यू सेंटर बेटा ऐसा आपका अदारा या ऐसा डिपार्टमेंट आपका जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा, लाइक सेल डिपार्टमेंट हो गया, लाइक आपका फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। इनका काम क्या होता है? इन लोगों का आउटलेट्स होती है, इनका काम होता है आपकी सेल्स को प्रोड्यूस करना, रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक हो गया? आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बेटा बोला था सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है वैसे? जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू? सर रेवेन्यू जो दूसरी सर्विसेज के बदले में हमें मिलता है बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो अपनी चीजें बेचते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं, और सर्विसेज बिजनेस जो अपना चीजें बेचते हैं बेटा उससे जो पैसा जनरेट होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। वो रेवेन्यू होता है। जी बिल्कुल, ये देखिए नीचे ये लिखा हुआ एग्जांपल में देख लें, सेल्स डिपार्टमेंट, हालांकि ऊपर हेडिंग रेवेन्यू की दी हुई है। तो आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उसका काम ही ये होता है कि उसने आपको रेवेन्यू जनरेट करके देना है। प्रॉफिट सेंटर बेटा डेफिनेटली हर वो चीज, हर वो आपका डिपार्टमेंट जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देगा वो आपका प्रॉफिट सेंटर होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच है, कोई डिवीजन आपने ओपन की हुई है, कोई ब्रांच ओपन की हुई जहां से आप सेल करने के बाद प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। जिस तरह बैंक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस ओपन की होती है बैंक ने, तो जो हर बैंक की ब्रांच है उसका मकसद क्या होता है कि उसने आपको प्रॉफिट जनरेट करके देना है। जिस तरह आपकी टेलीनॉर की ब्रांचेज हैं, आपकी यूफोन की ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच का जो मेन पर्पज है वो यही होता है कि उसने प्रॉफिट जनरेट करके देना होता है अपनी मेन ब्रांच के अंदर। इन्वेस्टमेंट सेंटर बेटा जब आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। वो आपको ब्रांच के अंदर भी लगा सकते हैं, वो आप कोई डिवीजन भी ओपन कर सकते हैं, वो आप कोई नया सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, वो कोई आप नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी ओपन कर सकते हैं एंड सो ऑन। वो आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। तो जहां पे आप लोग बिजनेसेस के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम इन्वेस्टमेंट सेंटर बोले। जस्ट वन लाइन डेफिनेशन, जस्ट आप इसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। लाजमी नहीं कि आपने डेफिनेशन को रट्टा लगाना है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट सेंटर का मतलब उसने प्रॉफिट जनरेट करके देना है, रेवेन्यू सेंटर का मतलब है कि उसने वहां से हमें रेवेन्यू जनरेट करके देना है। रेलिवेंट कॉस्ट बेटा, रेलिवेंट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो विद
द चेंज इन डिसीजन चेंज हो जाती है। यानी वो कॉस्ट जो हमेशा, फॉर एग्जांपल आपको डिसीजन लेते हैं तो आपने कहा इतनी कॉस्ट आएगी, फिर आप कहते हैं अगर इस डिसीजन में ये चेंज करता हूँ तो इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतनी कॉस्ट कम आ जाएगी। यानी हर वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगी, आपका डिसीजन लेने से वो कॉस्ट बढ़ भी सकती है, वो कॉस्ट कम भी हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। कुछ फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आप कहते हैं कि यार इस ब्रांच के अंदर 10 एम्प्लॉइज हैं, अगर मैं यहाँ 10 की बजाय 15 एम्प्लॉइज कर लेता हूँ तो 5 एम्प्लॉइज की कॉस्ट जो है वो मेरी इंक्रीज हो जाएगी। अब वो जो 5 एम्प्लॉइज की आप सैलरीज होगी वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो हर वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगी वो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए उसने एग्जांपल दी है वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिक्स कॉस्ट विच चेंज विद एन अल्टरनेटिव। फिक्स कॉस्ट मैंने पहले बोला था कि चेंज नहीं होती, लेकिन उसने बोला कि अगर कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट जो आप किसी दूसरे अल्टरनेटिव पे लेके जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन लगाई थी जिसके ऊपर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, आपने कहा नहीं यार मुझे एक और मशीन लगा लेनी चाहिए, अब वो जो दूसरी मशीन लगाएंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अदरवाइज बेटा फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। माइक्स बेटा म्यूट रखें। ये एएमसी कौन है? माइक म्यूट करें बेटा। नहीं वो नहीं आई, उन्हें नहीं आना। ओके, इररेलेवेंट कॉस्ट बेटा ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन लेने से उसमें कुछ चेंज नहीं आती, दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने पिछले महीने कोई चीज परचेज की थी, आपने कोई मटेरियल परचेज किया, आपने कोई स्टॉक परचेज किया, इस महीने आप मजीद परचेज करना चाह रहे हैं। अब वो जो पीछे आपने परचेज कर लिया, अब उसका कोई इफेक्ट आपकी नई परचेज के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि नई परचेज आप नई प्राइस के ऊपर करेंगे। तो हर वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन लेने के ऊपर इफेक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंट कॉस्ट। आपने लास्ट ईयर एक बिल्डिंग परचेज की थी, जितने की भी परचेज की थी, इस साल आप नई बिल्डिंग परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो जो पुरानी बिल्डिंग की कॉस्ट है वो आपकी नई बिल्डिंग की कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। इट मीन दैट दैट कॉस्ट इज कॉल्ड इररेलेवेंट कॉस्ट। ओके बेटा, एक होती है संक कॉस्ट। मैं ये बेसिक बेसिक से सिर्फ जस्ट वन लाइन आपको बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखते जाएं। संक कॉस्ट बेटा क्या होती है? देखिए, संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट expended in the past that cannot be retrieved on product or services। बेटा ऐसी कॉस्ट होती है ये कि जो आपकी अक्कर हो जाती है लेकिन उस कॉस्ट को फिर आप रिट्रीव नहीं कर सकते। इसको हम जिस तरह फॉर एग्जांपल उसने बोला था द एंटिटी परचेज स्टेशनरी इन बल्क लास्ट मंथ, दिस एक्सपेंस हैज बीन अंकर्ड एंड हेंस विल नॉट बी relevant to the manufacturing decision to take subsequent to the purchase। अब आपने एक दफा बल्क क्वांटिटी के अंदर बेटा आपने मटेरियल खरीद लिया, अब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेके जाना चाह रहे हो। क्योंकि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग के सिस्टम, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट पहले डिपार्टमेंट 1 में आती है, डिपार्टमेंट 1 से फिर वो डिपार्टमेंट 2 में जाती है, डिपार्टमेंट 2 से फिर वो डिपार्टमेंट 3 में, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 3 से फिर वो डिपार्टमेंट 4 में जाती है। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट होती है। डिपार्टमेंट 1 में पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप कपड़ा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 में सिर्फ धागा आएगा, वो धागा जो उसकी निटिंग होगी, डिपार्टमेंट 2 के अंदर में पॉसिबल उस धागे से कपड़ा बनेगा, डिपार्टमेंट 3 में भी उसकी उस कपड़े से उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, डिपार्टमेंट 4 में पॉसिबल उसकी पैकिंग होगी, डिपार्टमेंट 5 जो है उसको सेल आउट करेगा। अब ये जो 5 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है। वो यही कहता है कि जो संक कॉस्ट किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर आ गई, वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर रिट्रीव नहीं होगी, वो पहले डिपार्टमेंट के अंदर ही शामिल की जाएगी, उसको दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो वो जो पहला डिपार्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट निकलेगी वो ज्यादा हो जाएगी, डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट 1 के से रिलेटेड थी। जिस तरह हम यहाँ पे देखें, एक्सपेंसेस दैट हैज बीन अंकर्ड एंड हेंस विल नॉट रेलेवेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट डिसीजन टू बी टेकन सब्सिक्वेंट टू द परचेज। तो वो डिसीजन उससे रेलेवेंट नहीं, जो आपने परचेज कर ली वो आपने परचेज कर लिया हुआ है, आपके पास है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल वन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि आप कोई एक डिसीजन लेते हैं जिसमें आपको नजर आता है कि फायदा, आपके सामने 2 अल्टरनेटिव हैं, दोनों में आपको फायदा नजर आता है, एक आपको छोड़ना पड़ता है, एक आप अचीव करना कर लेते हैं। अब वो जो आप छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार कि मुझे ना एडमिशन हुआ मेरा यूएसए के अंदर और यूके, मुझे दोनों की तरफ स्कॉलरशिप मिले हैं, अब मैं कहाँ पे जाऊं? आप यूएसए को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो वो यूके वाली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी वो आपके लिए क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ कि आप यूके ठीक है। जी बोले बेटा, अब्दुल्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अब्दुल्ला बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं?
नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा क्या होती है कि जब आप एक कॉस्ट को छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं, तो वो जो आप छोड़ी होती है उसकी जो भी है उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलना था, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। आपके पास ऑप्शन है जी कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है जी कि आप एक टेक्सटाइल मिल खोल लेते हैं, दोनों में फायदा नजर आ रहा है। आपने मिल का डिसीजन ले लिया, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने मिल का जो बेनिफिट कमा लिया, लेकिन जो स्टॉक मार्केट का आपको बेनिफिट मिलना था वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और ये बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अक्सर हमारे लाइफ के अंदर आती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी बताता हूँ, आपने जब डिसीजन लिया जी हमने एमएससी केमिस्ट्री करनी है या हम लोगों ने कोई और डिसीजन करना है, आपके पास 2-3 ऑप्शन अगर थी फॉर एग्जांपल, अब 2-3 ऑप्शंस आपको बेहतर लग रहे थे कि यार इसमें भी फायदा है, फ्यूचर में इसमें भी फायदा है, इसमें भी फायदा है, लेकिन आपने किसी एक डिसीजन को सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी जो डिसीजन आपने छोड़े, हालांकि उसमें भी फायदा था आपको, वो जो डिसीजन जो आपने छोड़े उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट बेटा सिंपल वन बेटा, जो प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। उसमें मटेरियल होता है, उसमें लेबर होता है, उसमें एफओएच आते हैं, उसमें मटेरियल भी लगेगा, उसमें फैक्ट्री की कॉस्ट भी आएगी और उसके अंदर आपके लेबर की कॉस्ट भी आएगी, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। पीरियड कॉस्ट बेटा, पीरियड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ, विद इन 5 मंथ कह सकते हैं। या जब आप कहते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हमारे यहाँ पे आ रहे होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल सेल्स करनी है, अक्सर आप लोग कमीशन देते हैं सेल पर्सन को। अब वो कमीशन कब होता है? वो जब कहते हैं जी ठीक है जी आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप हमारी चीजें परचेज करें, 1 महीने में आप हमारी सारी चीजें सेल आउट करें, इसके ऊपर जितना कमीशन बनेगा वो हम आपको कमीशन देंगे। तो पीरियड कॉस्ट जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, वो किसी भी टाइम के लिए हो सकती है आपकी। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा सिंपल, जो पास्ट आपकी कॉस्ट होती है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पिछले साल मैंने 4 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी, तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस साल वो आपके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगी। ओके बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड रेट ये है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूएसए में कहते हैं, यूएसए वाले कहते हैं जी पर आवर जो है $6 आपको पेमेंट की जाएगी, पर आवर जो है वो रेट हमारा $6। अगर आप यहाँ पे नौकरी करते हैं 1 घंटा आपको $6 पर आवर मिलेगा। अब वो जो $6 पर आवर है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनकी। इससे ज्यादा काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, इससे कम काम करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी कटौती हो जाएगी। यानी स्टैंडर्ड रेट ये है कि $6 पर आवर आपको मिलेगा। इसी तरह बेटा जो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यार अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बॉल पॉइंट बनाता हूँ तो इसके ऊपर ₹10 तो मेरे लगने ही लगने मटेरियल के, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो आपकी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाती है। ये मोस्टली बेटा हम यूज करते हैं जब हम लोग वेजेस रेट निकालते हैं, जब हम लोगों ने सैलरीज वगैरह निकालनी होती है तो वहां पे हम ये स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 8 घंटे काम करेंगे, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी स्टैंडर्ड सैलरी है 3000 पर मंथ, इससे ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, इतनी सेल करेंगे उसके ऊपर इतना कमीशन मिलेगा, तो आपको 3000 तो मिलने ही मिलने हैं। उसके ऊपर जितना आप काम कर लेंगे, जितनी आप सेल्स कर लेंगे, जितना आप कमीशन बना लेंगे, वो आपको कमीशन मिलता रहेगा, उससे आपकी फिर टोटल जो है वो सैलरी बन जाएगी। ओके बेटा, ओके बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो बिजनेस के अंदर ही आपके पास जो एक्सेस चीजें पड़ी होती हैं, आप दोबारा उसी को रीयूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बोला कि यूज इट्स ऑन कैपिटल, आपके पास एक कैपिटल पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी, आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो आपने उसी बिल्डिंग को है जो दोबारा इस्तेमाल कर लिया। यानी वो चीजें, वो कॉस्ट, अब ये आपने कोई नई कॉस्ट अपनी तरफ से भी नहीं की, ये कॉस्ट पहले हो चुकी हुई है, इसकी पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन उसको अब हमने रीयूज करना शुरू कर दिया। तो हर वो कॉस्ट जो आप पहले कर चुके हैं लेकिन अभी पास आपने उसको अभी कंज्यूम नहीं किया था, यूज कर लिया था लेकिन आपने उसको अभी कंज्यूम नहीं किया था। याद होगा कि आपको मैंने कॉस्ट और एक्सपेंस का डिफरेंस भी बताया था, क्या होता है, क्या होता है वैसे कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, जरा मुझे बताएं। सर जी जी या फिर कॉस्ट। हम जब एक चीज खरीदते हैं, जी जी तो जब हम एक चीज परचेज खरीदते हैं, मतलब जैसे हम 150 के हमें पॉइंटर ले लिए हैं, ठीक है तो उस 150 में से हमने 90 की यूज कर लिया है,
ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा और 150 में कॉस्ट होगी। बिल्कुल सही बोला। यानी जब आप बेटा ऐसे ही कुछ चीज के लिए, बिल्कुल सही बोला, जब आप किसी Yes. चीज के लिए पे करते हो तो वो आपकी कॉस्ट होती है, जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हो तो वो आपका एक्सपेंस है। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने इम्प्लिसिट Yes, कॉस्ट की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो यही चीज है कि जब आपने किसी चीज के लिए पेमेंट कर दी हुई है लेकिन आपने अभी तक उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो आपके लिए वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है फिलहाल अभी तक वो। और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि यूज इट्स ऑन टाइम फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं बिजनेस को और आप कोई भी सैलरी वगैरह नहीं ले रहे तो वो भी आपके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो आपने पे करना होता है। अगर आप किसी की कोई सर्विसेज लेते हैं तो आपने उन सर्विसेज के बदले उसको पेमेंट करनी होती है इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल मैं जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ तो किसी यूनिवर्सिटी ने इस महीने के एंड पे मुझे सैलरी देनी है, तो वो जो मेरी सैलरी होगी वो जिस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। तो हर वो कॉस्ट जो फ्यूचर में आपने पे करनी होगी वो आपके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। ये लाइक वेजेस हो गया, रेंट हो गया, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने 1 महीने बाद उसका रेंट पे करना होगा। तो ये बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अब आप लोगों ने बाकी जो नीचे है इसको भी पढ़ लीजिएगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको अगर आपको याद हो।